मैं मनोज सहआचार्य, हिंदी विभाग, राजा सिंह महाविद्यालय सिवान। इस व्याख्यान में स्नातक प्रथम खंड के प्रथम पत्र में प्रस्तावित हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन और नामकरण पर चर्चा की जाएगी। इसकी पिछली कड़ी में हम लोगों ने हिंदी साहित्य के आरंभ पर और हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण की पृष्ठभूमि पर हम लोगों ने चर्चा की थी, लेकिन इस व्याख्यान के केंद्र में हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन पर चर्चा की जाएगी। विगत व्याख्यान से स्पष्ट होगा कि भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा आधुनिकता के आगमन के साथ, ब्रिटिश सत्ता के आधिपत्य के साथ एक नई राह पकड़ती है। उसके पूर्व जो इतिहास लेखन की परंपरा मौजूद थी वो सामान्यतः सम्यक दृष्टि मौजूद नहीं थी। उसकी सीमा और संसाधनों के बीच एक कोशिश केवल नज़र आती है, लेकिन इतिहास लेखन की सम्यक दृष्टि मौजूद नहीं थी। स्वाभाविक भी था कि उस समय संसाधन सीमित थे, लोगों के पास पूरे भारत को देखने की दृष्टि उस समय मौजूद नहीं थी, यातायात और तकनीकी के विकास के अभाव में। इसलिए फिर भी उस समय जो कोशिश की गई उससे एक इतिहास लेखन की परंपरा नज़र आती है। खैर, भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा आधुनिकता के आरंभ के साथ होता है और ब्रिटिश सत्ता के आगमन के बाद जो ब्रिटिश सत्ता ने अपने शासन को जायज़ करने के लिए जो इतिहास दृष्टि विकसित की, भारत की इतिहास दृष्टि को विकसित किया, उसमें भारत के इतिहास के उन पक्षों पर बल दिया जो भारतीय मानस को हतोत्साहित करे, क्योंकि वो चाहते थे कि जब तक अपने शासन को जायज़ नहीं ठहराया जाए तब तक यहाँ शासन करना मुश्किल होगा। इसलिए वो अपने शासन को जायज़ ठहराने के लिए पूरी इतिहास दृष्टि विकसित की और उन्होंने दावा किया कि हम सब यहाँ पर आए हैं तो शासन करने नहीं आए हैं, हम लोग यहाँ पर आए हैं तो यहाँ के लोग असभ्य हैं, अशिक्षित हैं, इन्हें शासन करने ही नहीं आता है, हम सब इन्हें सभ्य बनाएंगे, शिक्षित बनाएंगे और शासन की व्यवस्था देंगे। इस तर्क के साथ उन्होंने अपने शासन व्यवस्था को जायज़ करने के लिए, अनाधिकार कब्जा को जायज़ करने के लिए पूरी इतिहास दृष्टि विकसित की। इसी के प्रतिकार में यहाँ इतिहास की प्रतिदृष्टि विकसित हुई और अपने इतिहास को देखने का, समझने का एक नई दृष्टि का पता चलता है। खैर, इतिहास लेखन के भारत के इतिहास लेखन की परंपरा को देखें तो सबसे पहले अगर नज़र दौड़ती है तो नाभादास के भक्तपाल पर नज़र टिकती है। भक्तपाल में नाभादास ने उस समय के तमाम कवियों की कविताएं, जिसमें सूर, कबीर आदि उस समय के प्रसिद्ध कवियों की कविताओं को पढ़कर कविता की भाषा में ही उसकी आलोचना प्रस्तुत की गई है, उनकी विशेषताओं को इंगित किया गया। भक्तमाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि उस समय जो सीमाएं थीं, जो संसाधन का अभाव था, उसमें नाभादास ने अपने क्षेत्र से इतर मीराबाई, सूरदास, कबीर आदि तमाम कवियों की कविताओं को पढ़ा और एक जगह भक्तों की भक्तमाल में प्रस्तुत करने की कोशिश की, एक जगह संकलित करने की कोशिश की, ताकि एक भारत के भक्तिकालीन कवियों के प्रति एक व्यापक दृष्टि विकसित हो सके। लेकिन उसमें काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं था। दूसरा प्रयास नज़र आता है शिव सिंह सेंगर द्वारा संकलित शिव सिंह सरोज पुस्तक में।
उसमें लगभग 1000 कवियों का विवरण है और पूरे भारत के 1000 कवियों के विवरण को उन्होंने 100 वर्षों के होने वाले कवियों की गणना की है। इस पुस्तक को देखकर प्रतीत होता है कि मन में काल विभाजन करने के, उनके मन में इतिहास के काल विभाजन का उद्देश्य नहीं था, केवल उद्देश्य था उस समय के कवियों को एक जगह संकलित कर देना, कवियों की रचनाओं को, कवियों की कविताओं की विशेषताओं को एक जगह संकलित कर देना। काल विभाजन को लेकर सबसे पहला प्रयास, सम्यक प्रयास हमें दिखाई देता है डॉक्टर ग्रियर्सन के यहाँ। उनकी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाक्यूलर ऑफ हिंदुस्तान में काल विभाजन का स्पष्ट प्रयास नजर आता है। उनके द्वारा किया गया काल विभाजन इस प्रकार है कि एक पहला चारण काल जो 700 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक, दूसरा 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, तीसरा मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य, चौथा ब्रज का कृष्ण काव्य, पांचवा मुगल दरबार, छठा तुलसीदास, सातवां रीति काव्य 1580 से 1692 ईस्वी तक, आठवां तुलसीदास के अन्य परवर्ती कवि 1600 से 1700 ईस्वी तक, नौवां 18वीं शताब्दी 1700 से 1800 ईस्वी तक, 10वां कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, 11वां महारानी के शासन में हिंदुस्तान तथा 12 विविध अज्ञात कवि। इस वर्गीकरण से स्पष्ट है कि डॉक्टर ग्रियर्सन ने काल विभाजन तो किया है, लेकिन उसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, न ही उसमें कालक्रम के प्रवाह का तर्क दिया गया है। इसलिए बहुत से विद्वान इस विभाजन को नहीं स्वीकारते, किंतु यह विभाजन वाङ्मय को समझने की सुविधा प्रदान करता है, आगे के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार करता है। इस अर्थ में ग्रियर्सन का काल विभाजन महत्वपूर्ण है। इसके बाद मिश्र बंधुओं का काल विभाजन महत्वपूर्ण आता है। ग्रियर्सन के बाद जो मिश्र बंधुओं में 3 विद्वानों के सामूहिक नाम को मिश्र बंधु कहा जाता है। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र एवं सुखदेव बिहारी, इन तीनों को मिलाकर मिश्र बंधु कहा जाता है। मिश्र बिंदु विनोद पुस्तक में हिंदी साहित्य के इतिहास का विभाजन किया गया है। मिश्र बंधुओं का काल विभाजन भी उतना स्पष्ट नहीं है, फिर भी उनका प्रयास भी स्तुत्य है। उस दौर में, उस आरंभिक दौर में काल विभाजन करने की कोशिश उन्होंने की है। मिश्र बंधुओं द्वारा किया गया काल विभाजन पहला है, उन्होंने आरंभिक काल को उन्होंने 2 खंडों में बांटा है। पूर्व आरंभिक काल 700 ईस्वी से 643 ईस्वी से 1286 ईस्वी तक, उत्तर आरंभिक काल 1287 ईस्वी से 1387 ईस्वी तक। दूसरा कालखंड माध्यमिक काल है, जिसको उन्होंने 2 उपखंडों में बांटा है। पहला पूर्व माध्यमिक काल, जिसे 1388 ईस्वी से 1503 ईस्वी तक, और माध्यमिक काल का दूसरा खंड प्रौढ़ माध्यमिक काल, जिसका 1504 ईस्वी से 1624 ईस्वी तक। तीसरा कालखंड उन्होंने निर्धारित किया है अलंकृत काल। इसका पहला उपकाल उन्होंने बताया है पूर्व अलंकृत काल, जिसका 1624 ईस्वी से 1733 ईस्वी तक। दूसरा उपखंड उत्तर अलंकृत काल, जिसे 1734 से 1832 ईस्वी तक। चौथा उन्होंने कालखंड का नाम निर्धारित किया परिवर्तन काल, जो 1890 ईस्वी से 1833 ईस्वी से 1868 ईस्वी तक। पांचवा काल उन्होंने
कालखंड विभाजित किया, वर्तमान काल जो 1869 ईस्वी से आज तक के काल को। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद पुस्तक में, जिसका प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुआ था और चतुर्थ भाग 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। इन्होंने मिश्र बंधुओं ने व्यवस्था के नाम पर हिंदी के कालखंडों को उप कालखंडों में विभक्त किया। आप ऊपर की चर्चा से स्पष्ट हो गया होगा, लेकिन इससे अस्पष्टता आने के बजाय एक भ्रम पैदा हो गया। सभी कालों को उन्होंने 2 उपखंडों में विभाजित किया, जिसका कोई ठोस आधार दिखाई नहीं पड़ता। माध्यमिक काल को 2 हिस्सों में बांटने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इस काल में एक ही साहित्यिक प्रवृत्ति भक्ति भावना की प्रधानता रही है। यही बात अलंकृत काल के लिए भी कही जा सकती है। उसको भी 2 खंडों में बांटने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इस विभाजन को विद्वानों ने स्वीकार नहीं किया। उसके बाद जो विभाजन को लेकर जो अगला प्रयास नजर आता है, रामनरेश त्रिपाठी की रचना कविता कॉमेडी में, और एडविन ग्रिव्स ने ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, और तीसरा प्रयास एफ.ई.के ने ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, चौथा प्रयास बियोगी हरि ने ब्रज माधुरी सार तथा पन्नालाल बख्शी ने हिंदी साहित्य का विमर्श में ग्रंथ में हिंदी कवियों के वृत्त दिए हैं। किंतु काल विभाजन की दृष्टि से इन चारों में उतनी स्पष्टता नहीं है, लेकिन केवल एफ.ए.के के काल विभाजन की दृष्टि से उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को दर्शाने की कोशिश की है। उन्होंने काल विभाजन का आधार हिंदी साहित्य में उठने वाले उन महत्वपूर्ण आंदोलनों को बताया है, जिनके फलस्वरूप साहित्य की गतिविधि में परिवर्तन आया। उनके अनुसार पहला कालखंड प्राचीन चारण काल, जो 1150 ईस्वी से 1400 संवत 1150 से संवत 1400 तक। दूसरा प्राचीन भक्त कवि संवत 1400 से 1550। तीसरा कबीर के उत्तराधिकारी संवत 1550 से 1750। तुलसीदास और रामावत संप्रदाय, कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार और हिंदी साहित्य में कलात्मक प्रभाव। चौथा आधुनिक काल संवत 1800 से आज तक। इनके काल विभाजन को आधार दें अगर दृष्टि डालते हैं तो किसी योग्य आधार के अभाव के कारण यह काल विभाजन भी विद्वानों की सहमति इनके काल विभाजन पर नहीं बन पाई। डॉक्टर गियर्सन और मिश्र बंधुओं का काल विभाजन इसलिए अवैज्ञानिक कहा गया क्योंकि इन्होंने 700 से लेकर 1300 ईस्वी तक की अवधि को प्रारंभिक काल में के अंतर्गत माना। 1050 तक का शुद्ध अपभ्रंश काल होने के कारण हिंदी साहित्य के अंतर्गत नहीं आता। ये विद्वानों की सहमति बन चुकी है कि अपभ्रंश अलग है और हिंदी भाषा अलग है। इसलिए अपभ्रंश को हिंदी साहित्य के इतिहास में समाहित करना गलत होगा। इन विद्वानों ने नामकरण की एक ही पद्धति नहीं अपनाई। उन्होंने कालों के वर्गीकरण में युग की प्रवृत्तियों की उपेक्षा की। जो काल विभाजन के संदर्भ में सबसे अच्छा प्रयास, सबसे व्यवस्थित प्रयास जो नज़र आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। उन्होंने युगीन प्रवृत्तियों को आधार बनाकर हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक में हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया। पहला काल जो उन्होंने प्रस्तावित किया वीरगाथा काल, जो संवत 1050 से 1375 तक। दूसरा काल जो उन्होंने प्रस्तावित किया भक्ति काल, पूर्व मध्य काल भी जिसे कहा, संवत 1375 से 1700 तक। तीसरा रीति काल जिसे उत्तर मध्य काल भी कहा, उन्हें संवत 1700 से 1900 तक। और चौथा काल जो आधुनिक काल कहा, जो संवत 1900 से आज तक।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रारंभिक काल की सीमा संवत 1050 को मानकर उसे यथार्थ सीमा के नज़दीक ला दिया। उसके पहले जो 700 ईस्वी से हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाता था, उस राहुल शरण कृत्यायन से लेकर तमाम विद्वानों ने अपभ्रंश को हिंदी ही मानते हुए, उन्होंने प्राचीन हिंदी मानते हुए उसे हिंदी साहित्य के इतिहास को 700 ईस्वी तक लेकर चले गए और सरहपाद को प्रथम कवि उन्होंने घोषित किया। लेकिन बाद के विद्वानों ने यह प्रमाणित किया है कि अपभ्रंश की विशेषताएं और हिंदी की विशेषताएं अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग भाषाएं हैं। अपभ्रंश का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, इसलिए अपभ्रंश को हिंदी साहित्य के इतिहास में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इस दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की जो हिंदी साहित्य के आरंभ की सीमा 1050 संवत 1050 निर्धारित की है, उस पर विद्वानों की सहमति बन चुकी है। अन्य विद्वानों द्वारा किए गए जो काल विभाजन है वो चार कालखंडों में ही सीमित है। इस प्रकार काल विभाजन को सरल, स्पष्ट और सुबोध बना दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। उनका काल विभाजन वैज्ञानिक है, इसी कारण वह आज तक सर्वमान्य और प्रचलित है। उसके बाद डॉक्टर रामकुमार वर्मा आचार्य के काल विभाजन की चर्चा मिलती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद उनका नाम महत्वपूर्ण है। उन्होंने हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ में काल विभाजन किया है, जिसमें पहले काल को संधि काल, दूसरे काल को संधि काल का 700 संवत 750 से 1000 तक, दूसरे काल को चारण काल 1000 से 1375 तक, तीसरे काल को भक्ति काल जो 1375 से 1700 तक संवत है सब, चौथा रीति काल संवत 1700 से 1900 तक, आधुनिक काल 1900 से आज तक। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के काल विभाजन पर शुक्ल जी का प्रभाव स्पष्ट नजर आता है। उन्होंने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को चारण काल नाम दिया है और संधि काल के नाम से एक नया काल जोड़ दिया है, जिसे अपभ्रंश के नाम पर तमाम विद्वानों की सहमति बन चुकी है कि उसे हिंदी साहित्य के अंतर्गत नहीं रखना चाहिए, जो हमारे किसी काम का नहीं है। इसलिए विद्वान इनके काल विभाजन को मान्य नहीं करते। अगला जो नामकरण का अच्छा प्रयास जो किया है वो हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने हिंदी साहित्य के उद्भव और विकास ग्रंथ में हिंदी साहित्य के इतिहास का जो काल विभाजन कर प्रस्तुत किया है, उसमें पहला काल आदिकाल 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक, दूसरा भक्ति काल 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक, तीसरा रीति काल 16वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक, और चौथा आधुनिक काल जो 19वीं शताब्दी के मध्य से आज तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो काल विभाजन है उस काल विभाजन से लगभग हजारी प्रसाद द्विवेदी की सहमति बनती है। काल विभाजन के इन सभी प्रयत्नों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत सर्वाधिक मान्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रवृत्तियों को आधार बनाकर कालों का सुव्यवस्थित विभाजन किया। उनका विभाजन तार्किक था। उनके विभाजन उस समय की रची गई रचनाओं की प्रवृत्तियों के आधार पर था। उसी तर्क के आधार पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामचंद्र शुक्ल के विभाजन को ही स्वीकार किया, पर संवत के स्थान पर ईस्वी सन का प्रयोग कर उन्होंने काल विभाजन को और व्यवस्थित कर दिया। दोनों के काल विभाजन में कुछ ही वर्षों का फर्क है। द्विवेदी जी ने पूरी शताब्दी को हिंदी साहित्य के काल विभाजन का आधार बनाया है। इस अर्थ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल
विभाजन के संदर्भ में किया गया प्रयास ज़्यादा वैज्ञानिक और ज़्यादा सुलझा हुआ नज़र आता है। उसके बाद भी इस संदर्भ में काल विभाजन के संदर्भ में तमाम विद्वानों ने कोशिशें जारी रखी। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और अन्य सहयोगियों द्वारा संपादित भारतीय हिंदी परिषद के इतिहास में केवल 3 युगों की कल्पना की गई है। 3 युगों का नाम प्रस्तावित किया गया है: आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इसी तरह डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने भी इसी विभाजन को स्वीकार किया है। उनका मानना है कि मध्यकालीन चेतना कमोबेश एक ही रही है। संत काव्य, प्रेमाख्यान काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, वीर काव्य, रीति काव्य की धाराएं पूरे मध्यकाल में प्रभावित होती रही हैं, पर यह मत भी विद्वानों द्वारा मान्य नहीं है। यह ठीक है कि संत काव्य, प्रेमाख्यान काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य आदि धाराएं पूरे मध्यकाल में प्रभावित होती रही हैं, पर 17वीं शताब्दी के आते आते मुख्य प्रवृत्ति बदल जाती है। भक्ति के आस्थान पर रीति काल में आप देखें तो भक्ति के आस्थान पर कविता का लक्ष्य अलंकरण और श्रृंगार विलास ही हो जाता है, उसकी प्रधानता हो जाती है। काव्य लिखने का ढंग बदल जाता है, इससे काव्य की चेतना और काव्य के रूप में भी अंतर स्पष्ट हो जाता है। अतः मध्यकाल को प्रवृत्तियों के आधार पर 2 कालों में विभाजित करना जरूरी था। एक काल में जो गणपति चंद्रगुप्त और धीरेन्द्र वर्मा ने मध्यकाल को एक ही काल नाम प्रस्तावित किया, वो ज़्यादा तार्किक नज़र नहीं आता है। उसी तरह आधुनिक काल का आरंभ 19वीं सदी के मध्य से माना जाता है। इस अर्थ में हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल के साथ साथ कई विद्वानों की सहमति है कि 1857 ईस्वी की क्रांति भारतीय इतिहास की बहुत बड़ी घटना थी। उसके बाद क्रांति के बाद हिंदी साहित्य का दावा किया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी लिखा कि हिंदी साहित्य एक नई चाल में ढली। वस्तुतः यह क्रांति मध्य युग की समाप्ति और आधुनिक युग के आरंभ की घोषणा थी, उद्घोष थी। पश्चिमी ज्ञान विज्ञान से भारतीय जनता का संपर्क और संघर्ष हुआ, संपर्क भी हुआ और संघर्ष भी हुआ। फलतः आधुनिक युग का जन्म हुआ, आधुनिक चेतना का विस्तार हुआ। यह नई वैज्ञानिक तकनीकों के आगमन के कारण गद्य साहित्य भी तेजी से विकसित हुआ, पत्र पत्रिकाएं छपने लगी, राष्ट्रीय आंदोलन अपने नए तेवर के साथ सामने आया। इससे हिंदी साहित्य प्रभावित हुआ। 1900 ईस्वी से 1920 तक के साहित्य में राष्ट्रीयता का स्वर मिलने लगता है। 1920 से 36 तक गांधी और रविन्द्रनाथ ठाकुर का प्रभाव साहित्य पर दिखने लगता है। हिंदी साहित्य में आदर्शवाद और रोमानियत का प्रस्फुटन काव्य के आरंभ से हुआ, जिसे छायावाद के नाम से जाना जाता है। 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना के बाद प्रकृतिवाद पर जोर देकर साहित्य रचा गया। इसमें कवियों का समाजवादी रुझान सामने आया। इसके बाद तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी हिंदी साहित्य के एक नए मोड़ के रूप में सामने आया, जिसे प्रयोगवाद के नाम से जाना जाता है। प्रयोगवाद के बाद नई कविता, फिर समकालीन कविता। इस दौर में गद्य साहित्य और उपन्यास, कहानी, नाटक, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्टाज जैसी विधाओं का विकास हुआ। हिंदी साहित्य के काल विभाजन के बारे में ये स्पष्ट हो चुका है, चर्चा से स्पष्ट हो चुका होगा कि हिंदी साहित्य के काल विभाजन के संदर्भ में जो नाभादास के भक्तमाल और शिव सेंगर के शिव सिंह सरोज के साथ साथ ग्रियर्सन के रचना की कोशिश, ग्रियर्सन के बाद मिश्रबंधुओं की कोशिश, मिश्रबंधुओं के बाद तमाम हिंदी साहित्य के जानकार और रुचि रखने वाले लोगों द्वारा हिंदी साहित्य को व्यवस्थित करने की जो कोशिश की, उसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो प्रयास है, उसी पर लगभग सभी विद्वानों की सहमति है और उसी के काल विभाजन को आज भी माना जाता है। इस प्रकार हिंदी साहित्य का काल विभाजन 4 कालखंडों में सहमति बनी हुई है। 4 कालखंडों में सहमति के बाद
पहला काल आदिकाल, दूसरा काल भक्ति काल, तीसरा काल रीति काल, चौथा काल आधुनिक काल। आधुनिक काल में भी भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, ऐसे तमाम वर्गों में बांटकर हिंदी साहित्य के इतिहास को सम्यक ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से समझने की कोशिश की गई है। अब शेष अगले व्याख्यान में काल विभाजन के बाद नामकरण पर चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।